वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 की तमिल लैंग्वेज फिल्म ब्लाइंड स्पॉट की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में दिव्या नाम की लड़की अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए विंडो से बाहर देख रही होती है। बाहर का मौसम अच्छा नहीं होता और जल्दी घर के अंदर का मौसम भी खराब होने वाला था। हाँ दोस्तों, दरअसल दिव्या का पति जय किसी काम से घर से बाहर जा रहा था, जिससे दिव्या चिढ़ जाती है और उससे कई सारे सवाल जवाब करने लग जाती है कि तुम रात में कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ सारा का सारा दिन बच्चे को संभालती रहती हूँ और तुम मुझे ठीक से बात तक नहीं करते, उल्टा पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मुंह काला करते रहते हो। एक बात बताओ, अभी तुम जा कहाँ रहे हो, किसी कॉल गर्ल से मिलने या किसी 5 स्टार होटल में। दिव्या दोस्तों गुस्से में इतनी सारी बातें बोल देती है ना, मगर जय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, जिससे दिव्या और भी चिढ़ जाती है। और ऊपर से जय उसे अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का कार्ड देते हुए कहता है, जा अपना चेकअप करवाओ जरा। दिव्या और भी ज्यादा भड़क जाती है कि तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते और साइकेट्रिस्ट का कार्ड देकर मुझे पागल साबित करना चाह रहे हो। और फिर दिव्या की हल्ला करने की आवाज को सुनकर घर की मेड लक्ष्मी आ जाती है और दिव्या को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर नहीं, दिव्या गुस्से में उसको ही झापड़ मार देती है। ये चीजें जय को पसंद नहीं आती और वो दिव्या को एक खींच कर लगाता है। इसके बाद निकल जाता है वहाँ से। अब रात के दोस्तों 2:30 बजने के आसपास लक्ष्मी कॉल करके पुलिस को बुलाती है। तब ऑफिसर विक्रम अपने असिस्टेंट राम बाबू के साथ आता है और कहता है कि बॉडी कहाँ है। तो वो उसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है, यानी दिव्या के बेडरूम में, जहाँ दिव्या की लाश पंखे से लटकी होती है। राम बाबू कॉल करके फॉरेंसिक वालों को बुलाता है, ये कहते हुए कि इस जगह पे एक लड़की ने खुद को मार दिया। तभी विक्रम कहता है कि नहीं 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 नहीं, इसने खुद को नहीं मारा, बल्कि किसी और ने इसको मारा है, ये एक मर्डर है। फिर वो लक्ष्मी से पूछताछ करने लगता है और इस घर के मालिक के बारे में पूछता है। तो लक्ष्मी बताती है कि साहब तो मुंबई जाने वाले हैं, इसलिए वो एयरपोर्ट गए हुए हैं। और तब लक्ष्मी से नंबर लेकर विक्रम जय को फोन लगाता है, मगर फोन आता है स्विच ऑफ। फिर विक्रम अपनी टीम से कहता है कि अभी तो बारिश हो रही है, जरूर फ्लाइट लेट होगी, एयरपोर्ट पे जय को रोको, उसको मुंबई मत जाने देना। इसके बाद विक्रम लक्ष्मी से पूछता है कि आपकी मैडम के कोई रिलेटिव रहते हैं यहाँ। तो वो बताती है, नहीं सर, वो तो अनाथ थी। अच्छा, वो तो अनाथ थी, ठीक है, लेकिन जय की पहचान का कोई है क्या। तो लक्ष्मी उसे जय के छोटे भाई आदित्य के बारे में बताती है, जो कि एनआईए की ट्रेनिंग कर रहा है। कॉल करके फिर आदित्य को जय के घर पर बुलाया जाता है। यहाँ अपनी भाभी को पंखे से लटके देखकर बड़ा परेशान हो जाता है वो, और लक्ष्मी से पूछने लगता है कि भाभी ने खुद की जान क्यों ली होगी। तो विक्रम कहता है कि खुद की जान नहीं ली, ये खून है। अगर तुम्हारी भाभी ने खुद की जान ली होती पंखे से लटक करना, तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से उसका पूरा चेहरा डार्क हो जाता। साथ ही दिव्या के पैर पे चोट के निशान भी हैं। अगर ये चोट उसे पहले लगी होती और वो खुद की जान देने के लिए स्टूल पे चढ़ी होती, तो इस स्टूल पे भी खून के निशान होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। साथ ही अगर वो खुद को मारना चाहती थी तो जल्दबाजी में साड़ी या दुपट्टे का यूज करती, वो खासकर रस्सी लाकर पंखे से नहीं बांधती। साथ ही दिव्या की गर्दन पे चोट के निशान भी हैं और इससे साफ पता चलता है कि मरने से पहले दिव्या की किसी के साथ लड़ाई जरूर हुई है। ये पक्का खून है, जिसे खुद की जान लेने का मसला दिखाया गया है। इतना सुनते ही लक्ष्मी कहती कि सर, एक बार ना जय साहब कुछ लेने के लिए आधे रास्ते से दोबारा घर लौटे थे, तो क्या पता उस बीच उनके बीच कुछ हुआ हो। अब आधे घंटे के अंदर दोस्तों जय को पुलिस एयरपोर्ट से उसके घर ले आती है, जहाँ विक्रम उसको सारी बातें बताता है और फिर उसे कन्फ्रंट करता है कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक तुम कहाँ थे। मैं तो एयरपोर्ट पे था, कल सुबह मुंबई में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और तब बीच में वापस आने की वजह पूछता है विक्रम। तो जय बताता है कि मैं अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था, उसको लेने के लिए आया था और फिर 1 मिनट के अंदर ही घर से चला गया। और जब इस बात की गवाही देने के लिए वो लक्ष्मी को कहता है ना, तो लक्ष्मी कहती है, मैंने साहब को सिर्फ घर में आते हुए देखा था, वो घर से वापस एयरपोर्ट कब गए ये तो मैंने नहीं देखा। और तब जय का एनआईए वाला भाई, मतलब वो आदित्य, कहता है कि देखो इस घर के मेन डोर पे सीसीटीवी कैमरा है, जय कब गया कब आया उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। जय भी कहता है कि हाँ चलिए मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूँ। और फुटेज में दोस्तों ये साफ दिखता है कि विक्रम 2 मिनट से भी कम वक्त में फाइल को लेकर वापस चला गया था। तो आदित्य कहता है कि इतने कम वक्त में कोई भी ये सब नहीं कर सकता। अब दोस्तों विक्रम का शक जाता है लक्ष्मी पे और उससे पूछता है कि तुमने लाश को कब देखा था। वो बताती है 2 बजे। अच्छा 2 बजे, तो तुमने हमें कॉल किया 2:05 पे, इससे पहले तुमने किसको कॉल किया था। लक्ष्मी कहती किसी को भी नहीं सर। तो विक्रम कहता है यही तो प्रॉब्लम है, तुमने किसी को भी कॉल नहीं किया। अगर घर की मालकिन की किसी भी वजह से मौत होती है तो तुम्हें सबसे पहले घर के मालिक या उनके खास रिलेटिव को कॉल करना चाहिए था, ना कि पुलिस को। तो लक्ष्मी मैडम क्या छिपा रही हैं आप, बताइए। वेल दोस्तों यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि लक्ष्मी ने सबसे पहले कॉल जय को ही किया था और जय ने कहा था कि तुम डरो मत, कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करो, अगर वो कुछ भी पूछे तो कहना कि मालूम नहीं, और ये मत बताना कि उन्हें कॉल करने से पहले तुमने मुझे कॉल किया था। समझ गए लक्ष्मी। देखा दोस्तों ये सब हुआ था और यही बातें अब लक्ष्मी ऑफिसर विक्रम को बता देती है। और तब जय अपनी साइड रखते हुए कहता है कि मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे, पिछले कुछ दिनों में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी थी और आज तो मैंने उस पर हाथ भी उठा दिया था क्योंकि उसने लक्ष्मी पे हाथ उठाया था, इसीलिए। तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर दिव्या ने खुद की जान ले ली है तो इसका जिम्मेदार मुझे माना जाएगा। तो विक्रम लक्ष्मी से पूछता है तुम अपने साहब को बचाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश नहीं कर रही, सच सच बताओ तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना। तो जय बोल पड़ता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है,
वो तो लक्ष्मी काफी सालों से हमारे यहाँ पर काम करती है और वो एक लॉयल सर्वेंट है। लेकिन दोस्तों विक्रम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो राम बाबू से कहता है कि तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके 2 लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, वो ही अपने तरीके से लक्ष्मी का मुंह खुलवाएगी, जिससे लक्ष्मी डर जाती है और बताती है कि ये मेरे बॉस हैं साहब और मैं इनकी सारी की सारी बात मानती हूँ। यानी वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरे बॉस के साथ नाजायज संबंध है, मगर मैडम को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो विक्रम कहता है कि देखा, शुरू से ही तुम और तुम्हारे साहब दोनों एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ। तभी विक्रम की नजर पड़ती है एक फोटो फ्रेम में, जिसमें जय एक लेडी और एक 10 साल के बच्चे के साथ है। तो विक्रम उनके बारे में पूछता है कि बताओ ये कौन है। लक्ष्मी बताती है ये मेरे साहब की पहली पत्नी थी जिनके कैंसर की वजह से मौत हो गई, और ये इनका बेटा है विनोद जो इसी घर में रहता है, अभी वो 3रे माले पर है। इतना सुनते ही विक्रम पहुंच जाता है विनोद के पास, जो इतनी रात में ड्राइंग कर रहा होता है। आदित्य बताता है कि देखो विनोद एक स्पेशल चाइल्ड है, अपनी माँ की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और अपना ज्यादातर टाइम वो इसी कमरे में गुजारता है ड्राइंग करते हुए। तो विक्रम भी विनोद से थोड़ा फ्रेंडली बातचीत करते हुए कहता है कि देखो जो हुआ उसके लिए बहुत दुख है हमें, और ये बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है आजकल। वो दोस्तों बहुत ही फ्रेंडली बात करता है उससे, और इस बातचीत से विक्रम को पता चल जाता है कि विनोद डेली 10:30 बजे सो जाता है। वो आज भी अपने टाइम पे सो गया था, मगर उसकी नींद अपने छोटे भाई के रोने की आवाज से खुल गई थी 11 बजे के आसपास। तो वो नीचे गया, अपने छोटे भाई को उसने देखा, उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था, सिर्फ बेबी पालने में रोया जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद विनोद वापस अपने कमरे में आ गया, जिसके बाद से उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अभी तक जाग ही रहा है और अपनी माँ की ड्राइंग बना रहा है। दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद विक्रम आता है वापस लक्ष्मी के पास और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम पूरी रात यहीं थी, फिर जब विनोद नीचे आया था 11 बजे के आसपास तो तुम तो यहाँ नहीं थी। लक्ष्मी बताती है वो मेरा घर पास ही में है ना सर, इसीलिए तेज बारिश हो रही थी और बारिश में मेरे घर में पानी चूता है, इसलिए मैं एक बार अपनी बेटी को देखने गई थी कि वो ठीक है कि नहीं, बस यही सब हुआ था। और तब विक्रम राम बाबू को भेजकर लक्ष्मी के घर से उसकी बेटी मानसी को बुला लेता है और सारी बातें बताता है कि कैसे दिव्या मैडम की मौत हो गई है और हमें शक है कि ये खून तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने किया है। बेचारी मानसी घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो बेकसूर है। विक्रम भी कहता है कि हाँ मुझे पता है वो बेकसूर है, असल कसूरवार तो तुम हो। और फिर सभी चौंक जाते हैं दोस्तों कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली भोली भाली सी मानसी ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। तो विक्रम वो एविडेंस पैकेट दिखाता है जिसमें उसने एक स्टोन रखा है संभाल कर, जो उसे दिव्या के रूम से मिला था, और मानसी के इयररिंग्स में से एक इयररिंग के स्टोन गिरे हुए थे, वहीं दूसरे में दोस्तों वो सेम स्टोन लगा होता है जो एविडेंस में था। साथ ही जब वो मानसी का दुपट्टा जरा सा हटाता है तो देखता है कि उसके भी गर्दन पर नोचने के निशान है और दिव्या की गर्दन पे भी निशान थे, इसीलिए विक्रम तुरंत ही मानसी के नेल से DNA सैंपल ले लेता है। इतना देखते लक्ष्मी सारा इल्जाम खुद पे ले लेती है कि मेरी बेटी बेकसूर है, दिव्या मैडम को मैंने मारा है। तो लक्ष्मी को फिर हथकड़ियां लगाई जाती है, जो मानसी से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं सब सच बता दूंगी। हाँ सर, उस घटिया औरत को मैंने ही मारा है। वेल दोस्तों आइए स्वागत है एक फ्लैशबैक में। अब हम देखते हैं कि 11 बजे के आसपास लक्ष्मी सच में अपने घर गई थी। वहाँ वो बारिश के पानी को अपने घर से निकाल कर फेंक रही थी और अपनी बेटी से कह रही थी कि देखो मैं यहाँ चली आई हूँ तो मैडम का बेबी जोर जोर से रो रहा होगा, एक काम करो जाकर उसको देख लो, तब तक मैं आती हूँ। फिर जब मानसी जाती है उस बेबी को देखने के लिए तो ऊपर रूम से दिव्या लक्ष्मी को आवाज लगा रही होती है, क्योंकि दिव्या को नहीं पता ना कि लक्ष्मी घर चली गई है। तो मानसी जाकर बताती है माँ तो घर गई है बारिश के पानी को फेंकने के लिए, मुझे यहाँ भेजा उन्होंने। तो दिव्या मानसी से कहती है काम करो ये टूटा हुआ कांच का गिलास यहाँ से साफ करो। तो मानसी चुपचाप साफ करने लग जाती है। तब दिव्या काफी अनाप शनाप कहने लगती है कि मुझे तो गरीबों से सख्त नफरत है, तुम लोग सिर्फ अमीरों का फायदा उठाने में लगे रहते हो। तुम्हारी माँ को इतना ही शौक है पैसे कमाने का तो वो मेरे पति के साथ सोने के बजाय तुम्हें क्यों नहीं बेच देती, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे उसको। दोस्तों ये सब कहते हुए वो मानसी के सीने पे एक लात भी मारती है, जिससे मानसी को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब दिव्या उसकी गरीबी के कारण उसका इंसल्ट कर रही थी, बल्कि उसने कई बार ऐसे पहले भी किया था। इसीलिए वो भी गुस्से में दिव्या को स्लैप कर देती है, जिसके बाद तो दिव्या भी भड़क जाती है और मानसी का गला दबाने की पूरी कोशिश करती है, और फिर खुद को बचाने के चक्कर में मानसी भी दोस्तों उससे हाथापाई करती है, और आखिर में उसको जोर का धक्का लगता है और दिव्या सीधे नीचे गिर जाती है, जहां उसका सर लगता है वहीं पे हो जाता है उसका काम तमाम। फिर मानसी ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताती है कि माँ ऐसा ऐसा हो गया। वेल आ जाइए प्रेजेंट में। विक्रम मानसी से पूछता है तुम एक नौकरानी की बेटी हो, इतना गुस्सा तो अपनी मालकिन पे नहीं कर सकती, इसके पीछे की मुझे असल वजह बताओ। तब जाकर दोस्तों एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मानसी बचपन से ही बहुत होनहार स्टूडेंट थी। हालांकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, मगर हर बार टॉप किया करती थी, याद रखना इस बात को, जिससे उसकी क्लास की लड़कियां उससे जलती थी। वो पढ़ाई में तो मानसी की बराबरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो हर बार मानसी को ये कहकर टॉन्ट करती थी कि तुम्हारे फादर कौन है, बताओ जरा कौन है तुम्हारे फादर। और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा, और फिर एक दिन मानसी के सब्र का बांध टूट गया
उसने घर आकर अपनी कलाई काट ली और अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ मेरे पिता कौन है बताइए। और तब उसकी माँ ने वादा लिया, बेटा ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ पर किसी और के सामने जिक्र भी मत करना। तो वो बता देती है कि जय ही तुम्हारा पिता है। ओ दोस्तों क्या बात हो गई, जिसके बाद से मानसी का रवैया ही बदल जाता है। वो अब जय के घर में नौकरानी की बेटी की तरह नहीं बल्कि इस घर की बेटी की तरह अपना हक जताने लग जाती है। वो सोचती है कि अगर मेरे पिता ने मुझे अपना लिया होता तो आज मेरा लाइफ स्टाइल कुछ और ही होता। मैं इतने आलिशान घर में रहती, मेरे पास पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े और गहने होते, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती मैं। दोस्तों इसके बाद से मानसी को दिव्या पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। जब भी दिव्या उसकी माँ के साथ गलत बर्ताव करती तो मानसी को लगता कि अगर दिव्या बीच में नहीं आती तो आज मेरी माँ इस घर की मालकिन होती, नहीं की नौकरानी, और उन्हें ना इतनी मेहनत करनी पड़ती और ना ही इस दिव्या की इतनी इंसल्ट सहनी पड़ती। दोस्तों प्रेजेंट में आ जाइए। मानसी विक्रम से कहती है कि जब से दिव्या यहाँ आई थी ना शादी करके, वो हमें इंसान समझती नहीं थी, वो तो हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती थी और मेरी माँ पलटकर एक भी शब्द उनसे नहीं कहती थी, सिर्फ घुट घुट कर जी रही थी वो, जिससे मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मेरे मन में तो कई बार ख्याल आया कि मैं जान से मार डालूं उनको, मगर मैं डरती थी। मगर आज की रात मेरे हाथों मौत हो ही गई उनकी। दोस्तों अभी तक सुबह हो चुकी थी। दिव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं लक्ष्मी और मानसी को अरेस्ट कर लिया जाता है दिव्या के कत्ल और उस कत्ल को खुद की जान देने का मामला दिखाने के लिए, मतलब सुसाइड दिखाने के लिए। आदित्य भी लाश के साथ जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर बाहर निकलते हैं ना वो आदित्य के जान पहचान वाले होते हैं। वो विक्रम के साथ साथ आदित्य को भी बताते हैं कि सर पे जो चोट लगी थी वो काफी माइनर सी थी, उसकी वजह से दिव्या की मौत नहीं हो सकती। हमें उनकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस मिला पर वो एग्जैक्टली क्या है ये हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। पर इतना तो साफ है कि दिव्या के सर पे चोट लगने की वजह से वो नहीं मरी बल्कि उसको जहर देकर मारा गया है और ये काफी चौंकाने वाली बात भी है। फिर तुरंत ही विक्रम आदित्य के साथ जय के घर जाकर ये सारी बातें बताता है। पास ही में विनोद पानी पी रहा होता है तो उसके हाथ से पानी का ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे अपने रूम में भागता है। विक्रम समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ तो काला है इस विनोद के, तो सारे लोग विनोद के कमरे में जाते हैं जहाँ विनोद कोने में छिप जाता है और काफी बुलाने पर भी बाहर नहीं आता। तब विक्रम जैसे कहता है कि जिद मत कीजिए, वो ऐसे बाहर नहीं आएगा। फिर विक्रम विनोद की अलमारी चेक करता है। सारी अलमारी तो खुली होती है सिवाय एक के और उसकी चाबी के बारे में जय को भी नहीं पता, मगर विक्रम ढूंढ निकालता है। कमरे में दोस्तों विनोद की माँ की तस्वीर थी, उसी के पीछे अलमारी के उस सेक्शन की चाबी थी। चाबी से लॉक खोलने के बाद उसमें उसे सिर्फ विनोद की माँ की चीजें मिलती है और एक शीशी भी, जिसमें क्या था किसी को नहीं पता। तो विक्रम उस शीशी के एक ढक्कन सिरप जय को पीने को देता है। तब विनोद बाहर निकलकर वो सिरप अपने डैड के हाथों से गिरा देता है और विक्रम इसके बाद बड़े प्यार से विनोद से पूछता है, बेटा ये कैसा सिरप है, तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने इसको दिव्या को क्यों पिलाया बताओ। देखो माँ कहती है ना कि हमेशा सच बोलना है तो सच बोलो, अगर तुम झूठ कहोगे ना तो माँ नाराज हो जाएगी तुमसे। ये सुनकर वो विनोद सारी बातें सच सच बता देता है। चलिए दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक में अब हम देखते हैं कि पिछली रात जब 11 बजे के आसपास विनोद की नींद दिव्या के बेटे के रोने की आवाज से खुली थी ना, तो वो उसको देखने के लिए नीचे गया था और उसी वक्त दिव्या लक्ष्मी को आवाज लगाकर पानी मांग रही थी। मगर लक्ष्मी तो वहाँ नहीं थी, वो तो अपने घर गई थी ना बारिश का पानी फेंकने के लिए। इसीलिए विनोद उस सिरप को जूस में मिलाकर दिव्या को दे देता है और दिव्या उसको पूरा पी भी जाती है। जिस पे अब विक्रम पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया विनोद, दिव्या तो तुम्हारी माँ जैसी थी ना। विनोद कहता है कि नहीं, वो बहुत ही बुरी थी, वो हर वक्त गुस्सा किया करती थी और मेरी माँ जो थी ना वो बहुत ही प्यारी थी, वो सबसे बहुत ही अच्छे से बात किया करती थी और मेरे लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। पर एक दिन की बात है, मेरे माँ बाप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो मेरी माँ ने एक शीशी निकाली और मेरे डैड से कहा कि अगर तुमने अपनी हरकत नहीं सुधारी तो मैं इसको पीकर अपनी जान दे दूंगी। पर मेरे डैड ने उस वक्त वो शीशी हटाकर दूर फेंक दी, जिसे मैंने उठा लिया कि दोबारा वो मेरी माँ के हाथों में ना लग जाए, इसलिए मैंने उसको अपनी अलमारी में छुपा दिया था। फिर मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश कभी नहीं करेंगी, मगर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने दोबारा जान लेने की कोशिश तो नहीं की, मगर उन्हें कैंसर हो गया जिसकी वजह से उनको मौत हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे डैड ने दिव्या से शादी कर ली, जल्द ही उनका अपना बच्चा भी हो गया। दिव्या ने मुझे अपने बच्चे की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया। मैं जब उनके बेटे के साथ खेलने की कोशिश भी करता ना तो वो मुझे डांट कर भगा देती। वो मुझे प्यार तो करती नहीं थी, उल्टा मेरे डैड से भी हमेशा लड़ती रहती थी। पर दोस्तों जब उस सिरप की फॉरेंसिक जांच होती है ना, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि ये सिरप जहर का काम नहीं कर सकता। ये तो बस थोड़ा नॉर्मल सिरप है जिसको पीने से सर घूम सकता है, बेहोशी हो सकती है, पर मौत नहीं। पर फिर कौन है, किसने किया मर्डर, अभी फिलहाल ये जानने के बाद विक्रम और आदित्य
दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों अपनी तरह से इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अब 2-4 दिन के बाद इनको जय अपने घर पे बुलाता है, क्योंकि जय का एक पड़ोसी उमेश उसने कुछ देख लिया था जो वो पुलिस को बताना चाहता था। दरअसल जिस रात दिव्या की मौत हुई थी ना, उस रात उमेश किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था और उस वक्त उसने किसी को तो जय के घर के पिछले साइड में देखा था, जिसने ब्लैक रेनकोट और हैट वगैरह लगाया हुआ था। उमेश जल्दबाजी में होने की वजह से उस आदमी को उस समय टोक नहीं पाया और चला गया, और आज ही वो वापस इस शहर में आया तो उसे दिव्या की मौत के बारे में पता चला। अब उमेश कहता है कि देखो, मैंने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा था, पर मेरे मेन गेट के सामने जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो जय के घर के पीछे को थोड़ा कवर करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं सीसीटीवी कैमरे में क्या है। और सच में एक लंबा चौड़ा सा आदमी ब्लैक रेनकोट पहने हुए खिड़की से उछलते कूदते दिव्या के रूम में सीधे एंटर करता है, और काफी देर बाद वो उसी रास्ते से चला जाता है, मगर हैट वगैरह पहने हुए होने की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं पाता। इतना कम नहीं था दोस्तों कि फॉरेंसिक डॉक्टर आगे बताता है कि दिव्या की बॉडी में हमें एक स्लो पॉइजन का ट्रेस मिला है। ये पॉइजन काफी खास है, इसके बारे में अभी मेडिकल साइंस को ज्यादा कुछ नहीं पता। पुणे में इसकी जांच संभव है, इसलिए हम आज या कल सैंपल्स पुणे भेजने वाले हैं। मगर ये क्या दोस्तों, अगले दिन तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आग लग जाती है, जिससे सारा कुछ जलकर राख हो जाता है। पर हाँ, विक्रम को आदित्य की आईडी का जला हुआ टुकड़ा मिल जाता है, जिससे विक्रम का सारा शक जाता है आदित्य पे, क्योंकि आदित्य एनआईए से है और उसे क्राइम के बारे में अच्छे से पता है। साथ ही वो भी लंबा चौड़ा है और वो इस काम को अंजाम दे सकता है, पर उसका इंटेंशन क्या होगा ये जानने के लिए तो विक्रम को आदित्य के घर जाना पड़ जाता है, जहाँ वो देखता है कि आदित्य भी अपने घर पे दिव्या की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और फिर जल्दी उसका आदित्य से सामना हो जाता है दोस्तों, और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट भी चलती है। आखिर में विक्रम पे आदित्य भारी पड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। तो जब विक्रम होश में आता है तो वो खुद को एनआईए की इन्वेस्टिगेटिंग रूम में बैठा पाता है। और दोस्तों आइए, एक शॉक लगने वाला है आपको। आदित्य अब राज से पर्दा हटाता है कि दिव्या का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विक्रम है। वो कहता है, पता है, जब उमेश की सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया कि वो ब्लैक रेनकोट वाला ही हत्यारा है, और वो हमारे घर का तो नहीं है, वरना वो मेन गेट से आता। पर मैं दिव्या के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि वो मेरे भाई की बीवी है, इसीलिए दिव्या के बारे में और पता लगाने के लिए मैं उसके घर गया, यानी उसके डैडी के पास। उन्हें मैंने दिव्या की मौत की खबर दी और ये वादा किया कि मैं हत्यारे को पकड़ कर रहूंगा। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि दिव्या का कमरा चेक करना है मुझे, जिसमें मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें दिव्या की बचपन की यादें थी। इसके साथ ही उसमें एक लेटर भी था, जिसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम थे विक्रम, तुम। और फिर मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, और एक दिन मैंने देखा कि तुम वॉच के शोरूम में गए थे। तब मुझे याद आया कि जिस रात दिव्या की मौत हुई थी उस रात तुमने रिस्ट वॉच पहने होने के बावजूद टाइम बार बार दीवार पर देखा था, मतलब दीवार वाली घड़ी पे। इसलिए मैं उस वॉच के शोरूम में गया और अपनी आईडी दिखाकर तुम्हारे वहाँ जाने की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि तुम तो वहाँ वॉच क्रॉन बदलवाने के लिए आए थे। तब मुझे याद आया कि कत्ल वाली रात तुम्हारी घड़ी की सुई 10-15 पे रुक गई थी, और उमेश के सीसीटीवी में तुम जब कैप्चर हुए तो उस वक्त 10:10 के करीब हो रहा था। इसलिए मैं घर के पीछे बैकयार्ड पर गया और अच्छे से उस जगह को चेक किया, तो मुझे बाउंड्री की दीवार के पास तुम्हारी वॉच क्रॉन पड़ी मिली, जिसे मैंने लैब में भेज दिया। तुम्हारे वॉच क्रॉन से लैब वालों को दिव्या के ब्लड के साथ साथ एक अनजाने पॉइजन के ट्रेस भी मिले। फिर मैं वो वॉच क्रॉन लेकर गया तुम्हारे वॉच के शोरूम में। वो क्या है ना विक्रम, जो लग्जरी ब्रांड होते हैं ना, वो अपने सामान की पूरी डिटेल्स रखते हैं। तुम्हारी घड़ी में जो भी पार्ट पुर्जे यूज हुए ना, सबकी डिटेल्स शोरूम वालों के पास होती है। उन्होंने वो वॉच किसे बेची थी इसके सारे प्रूफ्स भी होते हैं, जिससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुमने ही दिव्या को मारा और तुमने पुलिस स्टेशन में कॉल रिसीव किया। तुमने तो उसको जहर से मारा था। फिर तुम्हें दिव्या पंखे से लटकी हुई कैसे मिली, इससे तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी जागी होगी और तुमने सोचा होगा क्यों ना जिसने दिव्या को पंखे से लटकाया है उसके सर ही दिव्या के खून का इल्जाम लगाकर निकल जाऊं। पर अफसोस, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। देखो, खून कैसे हुआ और उसके बाद दिव्या पंखे से कैसे लटकी, ये सब तो मुझे पता चल गया है। अब मुझे जानना है कि तुम्हारा मोटिव क्या था दिव्या को मारने के पीछे। और दोस्तों, अब जाकर विक्रम अपना मुंह खोलता है, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि सारे एविडेंसेस मेरे खिलाफ हैं, तो मुझे सजा होनी है। आ जाइए क्लाइमैक्स के फ्लैशबैक में, हमें जरा विक्रम का फ्लैशबैक दिखाते हैं। विक्रम के पिता की किसी वजह से मौत हो गई थी जब विक्रम काफी छोटा था। उस समय किसी तरह उसकी माँ ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया था। इतनी छोटी सी उम्र में ही विक्रम को अमीरी गरीबी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ये भी समझ आ गया कि अगर इस गरीबी के दलदल से निकलना है तो पढ़ाई ही एक जरिया है। इसलिए विक्रम जी जान लगाकर पढ़ाई करता था, साथ ही अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए वो स्कूल के बाद एक होटल में छोटू का काम करता था। होटल में आने वाले कस्टमर्स जो जूठा खाना छोड़ देते थे ना, विक्रम उसको एक पॉलिथीन में डालकर अपने घर लेकर आता था। पर किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ की भी मौत हो गई और फिर विक्रम इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। इस वक्त भी उसको अपनी गरीबी का बहुत एहसास होता है कि अगर मेरे पास पैसे होते
तो मैं अपनी माँ की जान बचा पाता। वो इस गरीबी से किसी भी हाल में निकलना चाहता है, इसीलिए वो माँ के मर जाने के बाद भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ाई वगैरह करता है। फिर जब वो जवान होता है ना, तो उसकी लाइफ में दिव्या आती है। दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और दोस्तों उस वक्त दिव्या गरीबों से नफरत नहीं करती थी। विक्रम के गरीब होने के बाद भी वो उसका साथ देती रही। फिर दिव्या के पेशेंस और विक्रम की मेहनत रंग लाती है और उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। पर जब विक्रम ट्रेनिंग में जाता है ना, तो डीआईजी को विक्रम बहुत ही पसंद आ जाता है और वो विक्रम के सामने अपनी बेटी का रिश्ता रखता है। अब एक तरफ तो विक्रम का प्यार था यानी दिव्या, और दूसरी तरफ विक्रम का सपना था अमीर बनने का। एक अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी करने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दिव्या को बिना कुछ बताए उसकी लाइफ से छूमंतर हो जाता है और डीआईजी की बेटी से शादी करके उसके साथ घर बसा लेता है। इधर दिव्या की दादी भी उसकी शादी जय से करवा देती है और शादी के बाद जय दिव्या को सही से ट्रीट नहीं करता। वो तो दिव्या को बस अपनी हवस पूरा करने और विनोद की देखभाल करने के लिए लाया था, जिससे धीरे धीरे दिव्या का मिजाज बदलने लग जाता है और उसे हर चीज से चिढ़ हो जाती है, खासकर गरीबों से, क्योंकि विक्रम जो एक गरीब था उसने दिव्या को धोखा दिया था। फिर एक दिन दिव्या न्यूज में विक्रम को देखती है जिसने एक गिरोह का पर्दाफाश किया था जो नए तरह का पॉइजन बनाते थे उनका। और न्यूज में विक्रम कह रहा होता है कि किसी भी तरह के क्राइम का अंदेशा होने पे मुझे इस नंबर पे कॉल करिए और शिकायत करिए। वहीं से दिव्या को विक्रम का नंबर मिल जाता है और वो उसे कॉल करके खूब रोती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना। विक्रम उसको समझाता है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है। पर दिव्या जो उसके प्यार में पागल थी और यहाँ उसे अपने पति से भी प्यार नहीं मिल रहा था, वो विक्रम की बात नहीं समझती और फिर वो डेली विक्रम को कॉल करके कहने लगती है कि चलो ना कहीं दूर जाकर नई दुनिया बसाते हैं। फिर जब भी विक्रम नहीं मानता तो दिव्या उसको डराती धमकाती कि तुमने मुझे किस तरह से धोखा दिया, मैं मीडिया के सामने बता दूंगी। तब जाकर विक्रम उससे मिलने को तैयार हो जाता है और वो उस रात दिव्या के घर के बैक साइड वाले विंडो से उसके रूम में एंटर करता है। और जब दिव्या उसे हक करके रो रही होती है ना, तो चुपके से विक्रम अपनी वॉच का क्राउन निकाल कर दिव्या के गले में चुभा देता है और उस क्राउन में विक्रम ने वही स्लो पॉइजन लगाया हुआ था जिसे उसने हाल ही में जब्त किया था। जिसके बाद वो टीवी में इंटरव्यू दे रहा होता है। वो पॉइजन किसी खास तरह का था और वो तुरंत ही असर नहीं करता था, बल्कि वो धीरे धीरे असर करता था। इसीलिए दिव्या विक्रम के सामने नहीं मरती। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इस दौरान वो विक्रम को बताती है कि जो मेरा बेटा है वो जय का नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मेरी दादी ने मेरी शादी जैसे करवा दी जल्दबाजी में। ये जानकर अब विक्रम को थोड़ा गिल्ट फील होता है, पर अब तो जो होना था वो हो चुका था और वो अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता था। वो एक अमीर लाइफस्टाइल, अच्छी जॉब और खूबसूरत वाइफ के साथ बेहद ही खुश था, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है वहाँ से। लेकिन अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए विक्रम को जेल हो जाती है और उसका सारा सपना टूट जाता है। उसे ना तो अपने प्यार यानी दिव्या का साथ मिल पाया और ना ही वो एक अमीर जिंदगी जी पाया। आखिर में उसको हलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जिसमें दिव्या उसके पास आती है और कहती है सोचो अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हमारी लाइफ कैसी होती। विक्रम की तो पुलिस में जॉब लग चुकी थी दोस्तों, वो आराम से अपनी जॉब करता और दिव्या से शादी कर लेता। प्रेग्नेंट वो हो चुकी थी तो दोनों एक साथ एक खुशहाल फैमिली जीते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर कहाँ, विक्रम के लालच ने सारा खेल खराब कर दिया और इसी के साथ होती है मूवी यहाँ पर खत्म। अब आप बताइए, घुमावदार थी ना मूवी, मजा आया ना? सोचा था आपने विक्रम होगा क्रिमिनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।